तो दोस्तों, तो आज हम अपनी अम्बा के साथ एक बार फिर नई जर्नी के लिए निकल गए हैं। अम्बा ही हमारा घर है, निवास है और ये रोड हमारी मंजिल है। दोस्तों, हमारी जब एमपी ट्रेवल की शुरुआत हुई जयपुर से और हम सीधे पहुंच गए उज्जैन, महाकाल की नगरी। वहां पर हमने महाकाल के दर्शन किए और वहां से हम काल भैरव के दर्शन करते हुए सीधे हम निकल गए ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर में बीच में ये शनि नवग्रह का मंदिर पड़ा, उसके दर्शन करते हुए ओंकारेश्वर पहुंच गए। ओंकारेश्वर मंदिर में हमने रात्रि में ही दर्शन कर लिए और वहाँ जो नर्मदा नदी है उसमें ओंकार पर्वत की परिक्रमा करी। यहाँ जो नर्मदा का संगम था वो देखना भी एक अलग तरह का रोमांच था। ओंकारेश्वर कंप्लीट करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट जर्नी थी वो थी महेश्वर। महेश्वर यहाँ से करीब 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जो हम सीधे ओंकारेश्वर से महेश्वर पहुँच गए। महेश्वर में जो नर्मदा के किनारे के घाट हैं उसका आनंद लिया। ये बहुत ही खूबसूरत घाट है। इसमें जो शिवालय है और घाट के ऊपर जो शिव मूर्तियाँ हैं वो बहुत आकर्षित करती है। शाम के समय यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है, क्योंकि सनसेट यहाँ का एक बहुत आकर्षक करने वाला। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ का इस शाम का सीन है और घाट के ऊपर हर एक स्थान पर ये शिव मूर्तियाँ हैं। महेश्वर में एक किला है जो ये घाट के ऊपर ही है। इसका एक पार्ट तो म्यूजियम के रूप में काम लिया जा रहा है। ये अहिल्याबाई होलकर का मेमोरीज उसके ऊपर रखी हुई है और एक पार्ट के अंदर जो वहाँ के प्रेजेंट राज परिवार है वो रहता है। ये आप देखिए, ये है नर्मदा के घाट पर सनसेट का एक व्यू। यहाँ शस्त्र धारा एक अलग स्थान है जो करीब यहाँ से 5 किलोमीटर है घाट से। आप यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर जाएं तो वहाँ पर नर्मदा की शस्त्र धाराओं का आनंद ले सकते हैं। मॉर्निंग के अंदर ये शस्त्र धारा की, नर्मदा की शस्त्र धारा की सीन है। आप इसका बखूबी आनंद ले सकते हैं। नर्मदा की शस्त्र धारा में आप ये देखिए, बहुत सारे पक्षी सो पर अपनी भोजन की तलाश में इकट्ठे हो जाते हैं और उनके चहचहाट बहुत ही मनोहरक होती है। हम सुबह यहाँ जल्दी ही पहुँच गए थे और नर्मदा के इन चट्टाने वाले एरिया की लुत्फ़ उठाया। एमपी के एक्सप्लोर करने में हमने पाया कि यहाँ आज भी बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है, जो ऐसा लगता है कि जैसे समय ठहर गया हो। फिर यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। वहाँ से करीब 48 किलोमीटर दूर मांडू। मांडू एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है जहाँ हमने रानी का महल और जामा मस्जिद, बाज बहादुर का किला तथा वहाँ का मेन जो मॉन्यूमेंट है वो देखा। उसका नाम है जहाज महल। हाँ जी, ये जहाज महल, ये जामा मस्जिद का व्यू आप देख रहे हैं। ये मांडू एक अपने आप में बहुत ही खूबसूरत स्थान है जिसको
ये जो वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर जो कैटेगरी दी हुई है, ये इसीलिए दी हुई है कि आज भी इसको बहुत सरोज कर रहा हुआ है। ये मांडू का जहाज महल के व्यूज़ हैं, आप इसको यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। मांडू घूमने के लिए बहुत पर्याप्त समय की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा किला है और इसके हर पार्ट को और इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना बहुत आवश्यक है। यदि आप इसका पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉपर गाइड करना चाहिए, और वो गाइड आपको इसके जो स्थान है, इसकी इम्पोर्टेंस को बिल्कुल बयां करता है। यहाँ से हम सीधे मांडू से पहुँच गए भोपाल, और भोपाल के पास में हमने देखी भीमबेटका। भीमबेटका ये चट्टानों में चित्रकारी का एक नमूना है। बड़ी बड़ी चट्टानों पर अनेक तरह की यहाँ चित्रकारी की हुई है, जिसका एक अपना अलग इतिहास है। इनमें आप देख सकते हैं कुछ जानवरों के और कुछ इंसानों के चित्र चट्टानों के ऊपर उकेरे हुए हैं, जिसका इतिहास इसमें मेंशन किया हुआ है। हमारा नेक्स्ट पड़ाव था सलकनपुर देवी, जो करीब वहाँ से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर थी। सलकनपुर देवी के दर्शन करने के बाद हमारा नेक्स्ट पड़ाव था, वो था एमपी की एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी। पचमढ़ी में देखने का ऐसा हमें कुछ ज़्यादा लगा नहीं। वहाँ के जो मंदिर हैं, जटाशंकर का मंदिर, गुप्त महादेव और पांडव गुफा, ये हमने वहाँ देखी। और वहाँ 2 नाइट स्टे करने के बाद हमने अपना अगला पड़ाव चुना, वो था कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क के लिए हम निकले थे, तो रास्ते के अंदर हमें बहुत ही खूबसूरत झरने और बहुत सा नेचुरल ब्यूटीज़ दिखी। कान्हा नेशनल पार्क में हम बिना किसी एडवांस बुकिंग के चले गए थे, और हमारा नसीब अच्छा था कि वहाँ हमें एक टेंटर मिल गया और हमने जंगल सफारी का आनंद लिया। कान्हा नेशनल पार्क के मुख्य जोन में हमने ये टाइगर सफारी की। इसके अलावा यहाँ पर एमपी में आपको पेंच नेशनल पार्क और भी 4-5 नेशनल पार्क हैं, जिसका आप आराम से आनंद ले सकते हैं। हमने पेंच, तारापानी, ये 3-4 जो नेशनल पार्क थे, उनके बफर जोन से हम क्रॉस हुए थे, और वहाँ के जंगलों का आनंद लेते हुए हमने नाइट स्टे कान्हा नेशनल पार्क के पर्यटन विभाग के ऑफिस के अंदर ही की। पार्क में जहाँ हमने स्टे किया, वहाँ मॉर्निंग में पक्षियों की आवाज़ कुछ इस तरह सुनाई दी। यहाँ से हमारी नेक्स्ट जर्नी जो थी वो थी जबलपुर के लिए। कान्हा नेशनल पार्क से हम गुजरे तो हमें वहाँ की गांव में बनी हुई ये झोंपड़ियाँ बहुत अच्छी लगी, और हमने इसको बनावट को बखूबी पास में से देखा। जबलपुर में जाने से पहुँचने से पहले वहाँ एक करीब 20 किलोमीटर पहले जबलपुर से रीवा बारगी डैम पड़ता है, वो हमने बारगी डैम देखा और सीधे हम जबलपुर पहुंच गए। जबलपुर की सुबह
नर्मदा के घाट और वहाँ का ये पक्षियों के साथ घाटों का आनंद लेना बहुत ही अच्छे लग रहे थे। जबलपुर के ये नर्मदा घाट आप हरिद्वार के जो घाट हैं, गंगा घाट हैं, आप उससे तुलना कर सकते हैं। घाटों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ है और यहाँ पर जो नावें और वहाँ के जो पक्षी, ये अपने आप को अलग तरह से बयां करते हैं। नदी की सुंदरता वहाँ पर बहुत नर्मदा के घाटों का आनंद लिया। यहाँ पर घाट देखने लायक हैं, तो आप इसका कंपैरिजन हरिद्वार के गंगा घाटों से कर सकते हैं। ये बहुत हम पहुँच गए यहाँ की दूसरा आकर्षण बैलेंसिंग रॉक देखने, और बैलेंसिंग रॉक देखने के बाद हमारा जो दूसरा स्थान था वो था भेड़ा घाट। नर्मदा की खूबसूरत फॉल देखने के लिए हम भेड़ा घाट पहुँच गए, जो जबलपुर से करीब 20-22 किलोमीटर की डिस्टेंस पर था। भेड़ा घाट मार्बल की चट्टानों के बीच बहता हुआ बहुत ही सुंदर फॉल है। यहीं पर एक स्थान है भेड़ा घाट पर, वो है 64 योगिनी का मंदिर, जिसमें बीच में एक शिवालय है। प्राचीन समय से बहुत ही खूबसूरत शिवालय है। देखिए, यह है 64 योगिनी मंदिर, और इस मंदिर में स्टे करने के बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव था वो था रीवा। रीवा जाते समय रास्ते में एक टाइगर रिजर्व पड़ता है, वो है मुकुंदरा, जहाँ पर आप हमने मुकुंदरा में वाइट टाइगर सफारी का आनंद लिया, और उसके बाद हम पहुँच गए सीधा वहाँ से रीवा। रीवा में देखने के लिए एक महालक्ष्मी टेम्पल है जो बहुत प्राचीन है, और इस मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पर क्यूटी वाटरफॉल, और ऐसे ही दूसरा एक वाटरफॉल है, उसका नाम है पूर्वा वाटरफॉल। यहाँ रीवा के आसपास 3 वाटरफॉल हैं, जिसमें पूर्वा, क्यूटी वाटरफॉल और चचई वाटरफॉल। चचई वाटरफॉल हम नहीं देख पाए क्योंकि उसमें डैम के ऊपर उसमें पानी नहीं छोड़ा हुआ था, पर हमने ये क्यूटी वाटरफॉल देखा और पूर्वा वाटरफॉल देखा। इसके बाद हम चल पड़े वहाँ से चित्रकूट। चित्रकूट में पावन नदी में हमने स्नान किया और वहाँ के मंदिरों के दर्शन किए। चित्रकूट की मंदाकिनी नदी पर हमारा ये सुबह का जो सूर्योदय है बहुत ही खूबसूरत था, और यहाँ के मंदिरों के दर्शन करना एक सुकून भरा था। यहाँ से हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी, वो थी पन्ना। पन्ना में हमने प्राणनाथ जी का मंदिर देखा। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ का जो स्लोगन है वह है प्रणाम जी। एक दूसरे को संबोधित करने का एकमात्र जरिया वह है प्रणाम जी। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, प्राणनाथ जी का मंदिर। आप इसको देखकर ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितना
कितना खूबसूरत है, बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ। और दूसरा यहाँ जो मंदिर है पन्ना में, वो है जुगल किशोर जी का मंदिर। ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है और इसको भी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। ये है यहाँ का जुगल किशोर जी का मंदिर। यहाँ से हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी, वो थी खजुराहो। खजुराहो मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यह वर्ल्ड हेरिटेज की एक स्पेशल डेस्टिनेशन है। यहाँ के जो विशालकाय शिव मंदिर, जैन मंदिर अपनी कलाकृति और आभा के लिए बहुत मशहूर हैं। तो हमने यहाँ के जो मेन मंदिर हैं उनको सभी को देखा। इनकी स्थापत्य कला और बनावट सराहनीय है। खजुराहो के मंदिरों को एक्सप्लोर करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था रानेह वाटरफॉल। रानेह वाटरफॉल यहाँ से करीब 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर था और इसकी स्पेशलिटी आप सुनिए। बेसाल्ट है, ये ब्लैक बेसाल्ट है, पिंक ग्रेनाइट है, ये उधर ग्रे में डोलोमाइट है, वो रेड में जैस्पर है, उसके ऊपर जो शाइनिंग कलर क्वार्ट्ज है। तो ये रॉक आपको एशिया में नहीं मिलेंगे एक जगह पर, वाटरफॉल तो आपको कई सारे मिलेंगे। ये बात तो आपने सुनी रानेह वाटरफॉल की स्पेशलिटी। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था ओरछा। सुबह हम इस मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। ये बहुत विशाल मंदिर है। आप इसकी बनावट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना विशाल होगा। चतुर्भुज के मंदिर के जस्ट लेफ्ट साइड एक और मंदिर है, वो है राम राजा का मंदिर। ये है यहाँ का ओरछा के किले का एक व्यू जो हमने चतुर्भुज मंदिर से लिया। ये है यहाँ का राम राजा का मंदिर। और इसके बाद हम यहाँ के महल, जहांगीर महल और राजा का महल, राजा के महल के अंदर बहुत दीवारों के अंदर बहुत ही खूबसूरत चित्रकारी की हुई है। इसका जो है ना, यहाँ का जो दूसरा एक मंदिर है वो है महालक्ष्मी टेम्पल। और जो दूसरे आकर्षण है वो है यहाँ की
छतरियाँ। उसका सीधे चल पड़े छतरियों को देखने के लिए। तो ये जो छतरियाँ हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देती हैं। यहाँ हमने बहुत फोटोग्राफी की और यहाँ से हमारा प्रस्थान हो गया और हमारी नेक्स्ट मंजिल थी वो था दतिया का पैलेस। इसकी जाली और झरोखे बहुत ही आकर्षित है। इस पैलेस की जो विशेषता ये है कि इसमें कहीं भी लकड़ी का काम नहीं किया हुआ है। यह पैलेस बहुत ही सुंदर कलाकृति है जो अपने खूबसूरत दरवाज़ों के लिए छतों पर की हुई नक्काशी और मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। एक जाली से दूसरी जाली की तरफ या एक पैलेस से दूसरे पैलेस की तरफ जाने में ये पत्थर पर जो कारीगरी की गई है वो बहुत ही सराहनीय है। दतिया पैलेस की इस खूबसूरत बनावट ग्वालियर और हम सीधे पहुंच गए ग्वालियर के फोर्ट को देखने के लिए। ये है ग्वालियर का फोर्ट के मानसिंह महल का नज़ारा। ग्वालियर का ये मानसिंह महल और ये फोर्ट बहुत खूबसूरत है। फोर्ट इतना बड़ा है कि इसके एक हिस्से में तेली मंदिर बना हुआ है और एक तरफ गुरुद्वारा बना हुआ है। साथ ही यहाँ पर दो और प्लेस हैं जिसको बोलते हैं सास बहू के मंदिर। ये इतने बड़े किले के अंदर ये चार मेन आकर्षण के केंद्र हैं। तो हमने वहाँ के सास बहू के मंदिर को देखा और तेली मंदिर देखा और इसके बाद हमारी यात्रा अब समाप्ति की ओर थी। ये है यहाँ का सास बहू का मंदिर। ग्वालियर हमारी एमपी की जो एक्सप्लोर करने की जो यात्रा थी उसका लास्ट डेस्टिनेशन था। ग्वालियर के बाद हम सीधे धौलपुर और भरतपुर होते हुए वापस अपने निवास स्थान आमेर पहुंच गए। तो इस तरह हमारी ये एमपी की यात्रा कंप्लीट हुई। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।